हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन मोमेंटम को और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स। ठीक है, तो क्या है इम्पल्स? इस इम्पल्स के बाद अपन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को डिस्कस करेंगे। देखो, इम्पल्स क्या होता है? अगर अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F दैट इज वी अपॉन dt, और उस फोर्स को अगर अपन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट इंटरवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो शॉर्ट इंटरवल के लिए जब अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, फॉर एनी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स का इफेक्ट होगा, ठीक है, एक्चुअली में क्या है, इम्पल्स इफेक्ट ऑफ फोर्स है किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो शॉर्ट इंटरवल के लिए जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो शॉर्ट इंटरवल के फोर्स के लिए वो डिपेंड करेगा किस पे, अप्लाइड टाइम पर भी। ठीक है, वो इफेक्ट, तो जो मल्टीपल है, जो प्रोडक्ट है फोर्स और अप्लाइड टाइम का, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इम्पल्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एनी शॉर्ट टाइम पीरियड dt के लिए मैंने इम्पल्स dj फाइंड किया है। ठीक है ना। अब उनको पता है कि भाई फोर्स F क्या होता है, F इज dp अपॉन dt, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट मीन्स द इम्पल्स dj विल बी व्हाट, dp अपॉन dt dot dt, so dj is actually equal to dp। ठीक है, that means जो impulse होता है that is equal to change of momentum। ठीक है, टाइम तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये ओनली क्या बचा, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अपना जो इम्पल्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, अब यूनिट की अगर बात करूँ इसकी, तो वो यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू टाइम है, F डॉट dt है, फोर्स इज न्यूटन, टाइम इज सेकेंड। ठीक है, तो न्यूटन इंटू सेकेंड यूनिट हो जाएगी, या kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फोर्स का एक यूनिट। ठीक है, तो इंटू में क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। डायमेंशन निकाल सकता हूँ क्या, फोर्स की m1 L1 t-2 और टाइम की t1, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 L1 एंड t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, अब मान लो ये इम्पल्स किसी भी टाइम पीरियड t1 टू t2 के लिए अप्लाई हो, देन j इम्पल्स विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ f dt फ्रॉम t1 टू t2, देन j इम्पल्स विल बी व्हाट, f इंटीग्रेशन t1 टू t2। दिस माइट बी द इम्पल्स। ठीक है, या फिर मोमेंटम की फॉर्म में बात करूं, तो अगर मोमेंटम इज चेंजिंग फ्रॉम p1 टू p2, दिस विल बी इंटीग्रेशन dp फ्रॉम p1 टू p2। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक F फोर्स अप्लाई हो रहा है, एवरेज फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स इज एवरेज फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज फोर्स ABG। अगर एवरेज फोर्स अप्लाई हो रहा है, इन दैट केस J विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन F एवरेज डॉट dt, और विद इन टाइम t1 टू क्या हो रहा है, t2 अप्लाई हो रहा है, देन J इम्पल्स विल बी व्हाट, F एवरेज एंड t2 माइनस t1 dt। t आएगा, लिमिट पुट कर दूंगा t2 माइनस t1, सो j विल बी व्हाट, f एवरेज इंटू डेल्टा t। ठीक है भाई, ये हो सकता है इम्पल्स। या फिर इन द सेम वे दिस माइट बी इंटीग्रेशन ऑफ dp फ्रॉम p1 टू p2, ये हो सकता है। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, p आएगा एंड p2 माइनस p1 दैट इज इक्वल टू p2 माइनस p1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा p। ठीक है,
सो J इज इक्वल टू एफ एवरेज डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा पी। तो जो अपना इम्पल्स है दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, कहाँ गया चेंज ऑफ मोमेंटम? दिस इज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। सो J इज इक्वल टू व्हाट, P2 माइनस P1। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। जो इम्पल्स है वो किसके इक्वल है? चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। सो इसको अपन क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। ठीक है भाई, है ना? अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और निकल सकती है। ये तो अपना इम्पल्स हो गया। क्या निकल सकता है कि देखो अपने पास आया कि भाई इम्पल्स J इज इक्वल टू एफ एवरेज डॉट डेल्टा टी और इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा पी। सो एफ एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। वो तो अपन को पता भी है, वैसे भी डी पी अपॉन डी टी होता है। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? एफ एवरेज इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। यही तो फोर्स है जो अपन ने किस पे लगाया है, ऑब्जेक्ट पे लगाया है। ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है, दैट मीन्स अगर डेल्टा टी की वैल्यू इंक्रीज हो तो एफ एवरेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स अगर टाइम ड्यूरेशन फोर्स, एवरेज फोर्स का टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाए तो एवरेज फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना? इसका एग्जाम्पल देखा है अपन ने नेचर में। नेचर में एग्जाम्पल देखा है, क्या क्या देखा है कि आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, है ना? खेला भी होगा। तो अपन ने देखा है कि फील्डर जब कैच करता है बॉल को तो कैसे कैच करता है, बॉल ऐसे आती है तो अपने हाथ जो है ना, वो हैंड्स जो है वो बैकवर्ड मूव करवाता है, हाथों को पीछे लेके आता है बॉल के साथ। उससे क्या होता है कि जो एवरेज फोर्स है जो बॉल ने हाथों पे लगाया, ठीक है, उसके लिए अपन ने टाइम डेल्टा टी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो उससे फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और क्या देखा है अपन ने? जो व्हीकल्स होते हैं ना, व्हीकल्स के अंदर शॉक एब्जॉर्वर्स होते हैं शॉक एब्जॉर्वर, शॉकर बोलते हैं जिनको, शॉक एब्जॉर्वर होते हैं। शॉक एब्जॉर्वर क्यों लगे हुए होते हैं? शॉक एब्जॉर्वर इसीलिए लगे हुए होते हैं क्योंकि अगर व्हीकल को शॉक लगेगा, ठीक है, तो शॉक एब्जॉर्वर क्या करेंगे, इस डेल्टा टी को इंक्रीज कर देंगे। डेल्टा टी को इंक्रीज करने से ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अपना जो व्हीकल है ना, वो डैमेज नहीं होगा, है ना? ऐसे एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि मान लो आप किसी हाइट पे खड़े हैं, वहाँ से किसी सीमेंटेड फ्लोर पे जंप कर दें। तो सीमेंटेड फ्लोर पे जंप कर देंगे तो एवरेज फोर्स के लिए, टोटल फोर्स के लिए डेल्टा टी क्या हो जाएगा, फोर्स एप्लीकेशन का टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो क्या होगा, आपको ज़्यादा चोट लगेगी, मोर फोर्स विल बी अप्लाइड विद इन लेस टाइम। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी हाइट से और किसी स्विमिंग पूल के अंदर जंप कर दें तो क्या होगा कि जो एवरेज फोर्स का टाइम डेल्टा टी है वो क्या हो जाएगा, उसी फोर्स का टाइम डेल्टा टी इंक्रीज हो जाएगा। तो डेल्टा टी इंक्रीज होने से आपकी बॉडी पे जो एवरेज फोर्स का इफेक्ट है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और आपको चोट नहीं लगेगी। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। बात आई क्या समझ में? ठीक है, तो अपना एक लास्ट लॉ और रह गया है न्यूटन का, उसकी तरफ अपन चलते हैं, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो क्या है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है पहले भी, है ना? बहुत फेमस लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना? एक्शन रिएक्शन लॉ। स्टेटमेंट तो सब जानते हैं अपन इसका, एक्शन रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, क्या बता रहा है ये बता रहा है अपन को फोर्स का नेचर। क्या बता रहा है? नेचर बता रहा है। नेचर कैसे बता रहा है कि मान लो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, लेट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, दोनों आके एक दूसरे को हिट करते हैं, ये 1 ये 2, इसने इस पे फोर्स लगाया F21। 2-1 क्या शो कर रहा है, ऑन 2/1, 2-1 इज ऑन 2/1। इसने इस पे फोर्स लगाया F12 ऑन 1/2, ठीक है।
तो ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं, ठीक है। इसने आके इसको पुश किया, इसने बैकवर्ड पुश उसको दिया, ठीक है। बोथ आर एक्शन रिएक्शन। क्या बता रहा है कि भाई ये फोर्स का नेचर है, मतलब अगर कोई फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट ने जो फोर्स अप्लाई किया वो अगर एक्शन है तो उसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर क्या 100% क्या अप्लाई करेगा, रिएक्शन अप्लाई करेगा। दैट मीन्स वेन एवर देयर इज अ एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट इसने इस पर अप्लाई किया, ये इस पर अप्लाई करेगा, तो दोनों एक्शन और रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट। इक्वल करेगा, F12 विल बी इक्वल टू F21 बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नेचर कैसे बता रहा है, नेचर ऐसे बता रहा है कि फोर्स कभी भी अपन को आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा, अपन को कभी सिंगल फोर्स नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, आपने तो एक्शन अप्लाई किया, रिएक्शन तो अपने आप लगता है, मतलब वेन एवर देयर इज अ एक्शन देयर विल डेफिनेटली बी अ रिएक्शन। दैट मीन्स जो फोर्स होता है, फोर्स कभी भी सिंगल नहीं हो सकता। दैट मीन्स फोर्स हमेशा किस में मिलेगा, किस में मिलेगा फोर्स? हमेशा कपल में मिलेगा। दिस इज द नेचर ऑफ फोर्स, कि फोर्स हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है, कपल में ही एग्जिस्ट करता है, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं मिल सकता अपन को नेचर में। दिस इज द नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। अब जो एक्शन रिएक्शन है ना, देखो इक्वल है, अपोजिट है ना। इसके साथ साथ देखो ये डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई होता है। ये इस पे मान लो एक्शन लगा दी तो ये इस पे रिएक्शन लगाएगी। अच्छा, ये एक्शन और रिएक्शन लगते हैं ना, इनमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता। टाइम लैग मतलब एक्शन लगा उसी टाइम इंस्टेंट में रिएक्शन लग जाएगा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप फोर्स लग रहा है उसी टाइम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो आप ये नहीं बता सकते कि विच इज एक्शन एंड विच इज रिएक्शन। क्यों? जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, दोनों ट्विंस हैं, इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक जैसे अपीयर होते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो आप ये नहीं बता सकते विच इज एक्शन एंड विच इज रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट बॉडीज पे हैं, इसलिए कभी भी अगर मैं नेट निकालूं एक्शन और रिएक्शन का तो नेट जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नेट फोर्स जीरो तब होता है जब वो फोर्स एक ही बॉडी पे अप्लाई होते हैं। एक्शन और रिएक्शन तो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई होते हैं। ये इस पे एक्शन लगाएगी तो ये इस पे रिएक्शन लगाएगी, तो एक्शन एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, तो दोनों डिफरेंट बॉडीज पर हैं। कैंसिल आउट तब हो सकते हैं, इसी बॉडी पे एक फोर्स लगा, इसी बॉडी पे दूसरी साइड से दूसरा फोर्स लगा, दोनों इक्वल अपोजिट, तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो एक्शन रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन रिएक्शन लॉ। अब इस चैप्टर में अपन चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन की तरफ, ठीक है, जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्री बॉडी डायग्राम एंड फोर्सेस। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। देखो क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब अपन को देखो कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, these are the objects A and B placed on a table। अपन ने इसको पुश किया, ठीक है, अपन ने इसको पुश किया, ये मूव करने लग गया ए एक्सेलरेशन से। कंप्लीट अरेंजमेंट मतलब हमने तो इसको पुश किया लेकिन इसने इसको पुश किया। अब इसने अगर इसको पुश किया तो इसने वापस इस पे, भाई इसने एक्शन अप्लाई किया है तो इसने तो रिएक्शन लगाया होगा। अगर इसने इस पे एफ बी ए अप्लाई किया है तो रिएक्शन विल बी एफ ए बी। भाई इसने ए ने बी पे क्या अप्लाई किया, एफ बी ए, तो बी ने ए पे रिएक्शन एफ ए बी तो लगाया ही होगा, अपन ने इधर से एफ वन लगाया है, ठीक है। इन दोनों का कुछ ना कुछ मास होगा, लेट इसका मास एम ए, इसका मास एम बी, ठीक है, इसका मास एम ए,
इसका मास mb, मास है तो वेट भी होगा, अर्थ इनको अट्रैक्ट कर रही होगी अपनी साइड, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इन पे वेट फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो सकते हैं किसी भी बॉडी पे। मैं बात कर रहा हूँ एफबीडी की, तो एफबीडी मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। किसकी बात कर रहा हूँ? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम की। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? किसी भी सिंगल बॉडी के लिए उसके ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्सेस को डिपिक्ट करने वाला डायग्राम, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब किसी भी एक बॉडी को अपन सिस्टम में से निकाल के आइसोलेट कर लें, आइसोलेट करके उस पर अप्लाई होने वाले फोर्सेस को उसमें अपन डिपिक्ट कर दें, तो वो जो डायग्राम होगा दैट डायग्राम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देयर आर टू बॉडीज, ठीक है, लेट मैंने इस पर F1 लगाया, इसने इस पर रिएक्शन लगाया, तो मैं अगर ओनली ए वाली बॉडी का एफबीडी बनाना चाहता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो बॉडी ए को मैं आइसोलेट कर लूँगा सिस्टम से। ठीक है, इस पे ये F1 अप्लाई हुआ इधर से, और इधर से क्या हुआ है? FAB। ठीक है, तो ये दो फोर्स हैं, ये इस पे अप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मैंने इस डायग्राम में शो कर दिया। तो ये इस ऑब्जेक्ट ए का क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट ए का एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। याद रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर ओनली आप क्या लेते हैं? फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। मतलब जिस भी बॉडी के लिए आप बना रहे हैं ना, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो ही आपको उसमें लेने हैं। उसने कहाँ कोई फोर्स अप्लाई किया है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओनली क्या लेने हैं? जिस भी बॉडी के लिए बना रहे हैं उस पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो ही अपन को कंसीडरेशन में लेना है। ठीक है, कुछ एक फोर्सेस की मैं बात कर लेता हूँ इनिशियली क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, जिनको आपको अभी जानना जरूरी है। सबसे पहले अपन बात करें उस सीरीज में, तो फर्स्ट इज वेट फोर्स। क्या होता है वेट फोर्स? देखो, हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पास क्या होता है? मास होता है। ठीक है, मासलेस ऑब्जेक्ट को अपन इमेजिन नहीं कर सकते अपने नेचर के अंदर, है ना। अपन सारे जो ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं वो मास वाले ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। इवन अगर एक डस्ट पार्टिकल भी है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन भी है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है उसको अर्थ अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी उस पर अप्लाई होता है, तो अर्थ उसको जब अट्रैक्ट करती है तो उसकी वजह से उसके अंदर वेट जनरेट होता है। वेट और मास में डिफरेंस पता है? मास इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन से, लेकिन वेट कब जनरेट होगा? जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, ग्रेविटेशन के बाद वेट बनता है, तो वेट इज अ फोर्स। ठीक है, जो किसकी वजह से लगा? उस प्लेनेट के अट्रैक्शन की वजह से जिस प्लेनेट पे आप हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का मास हमेशा फिक्स होता है। आपका मास फिक्स है लेकिन आपका वेट फिक्स नहीं है। आगे जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अपन पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ये अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना। अपन अगर स्पेस में चले जाएं तो स्पेस में वेटलेसनेस की कंडीशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, देखा होगा कभी आप YouTube पे, अगर आपने एस्ट्रोनॉट्स को वॉक करते हुए देखा हो स्पेस के अंदर, तो वो वेटलेसनेस की कंडीशन में, मतलब फ्री मूव करते हैं वो ग्रेविटेशन से आउट। ठीक, तो वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वेटलेसनेस, वेट जीरो हो गया लेकिन मास जीरो नहीं हुआ। ठीक है, वेट फोर्स जो होता है W, दैट इज इक्वल टू mg, मास इनटू जो भी एक्सेलरेशन उस प्लेनेट का होगा। अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी है, तो अर्थ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। अच्छा, W इक्वल टू mg तो इसका मैग्नीट्यूड होगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, ये हमेशा कहाँ होती है? दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कहाँ होगी? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी। हमेशा ही कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। कहाँ? डाउन साइड में। ठीक है, दिस इज वेट फोर्स। सेकेंड फोर्स की मैं बात करूं, दैट इज रिएक्शन फोर्स, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन,
रिएक्शन है और नाम से पता चल रहा है कैसा है, और नॉर्मल है, तो नॉर्मल डायरेक्शन है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट, अभी तो मैंने इसको क्या किया है, एयर में सस्पेंड किया है, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी भी फ्लोर पे, ये रखा हुआ, ठीक है, ये इस पे क्या लगाएगा, W = mg। तो क्या करेगा भाई, फ्लोर भी तो रिएक्शन अप्लाई करेगा ही, ये रिएक्शन अप्लाई करेगा तो रिएक्शन उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, सरफेस के नॉर्मल होगी, डिनोटेड बाय n, r से भी कर देते हैं कई बार, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, उसकी वैल्यू तो अपन कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा कहाँ होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। नॉर्मल रिएक्शन के लिए सरफेस होना चाहिए, ठीक है, विदाउट सरफेस नहीं होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, इन दोनों में समझना डिफरेंस, ये तो हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन ये कहाँ, परपेंडिकुलर टू सरफेस। फॉर एग्जांपल अगर सरफेस ये है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो वेट फोर्स तो हमेशा W = mg नीचे ही लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही कहाँ लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। और थर्ड फोर्स की मैं बात करूं, दैट इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स किस किस में लगता है, स्ट्रिंग में लग सकता है, रोप में लग सकता है, रॉड में लग सकता है। कब, जब आप इसको पुल करते हैं, तो ये एक तरीका का क्या है, पुल फोर्स है। कैसा फोर्स है, पुल फोर्स है। ये क्या होता है, ये कपल होता है किस किस का, एक्शन रिएक्शन का कपल होता है। किसका कपल होता है, एक्शन रिएक्शन का कपल होता है। जनरेट ओनली तभी होगा, कब जनरेट होगा, जब स्ट्रिंग, रोप या रॉड कैसी होगी, एकदम टाइट होगी। कैसी होगी, एकदम टाइट होगी। अगर आपने उसको लूज छोड़ रखा है तो टेंशन जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी स्ट्रिंग, रोप, रॉड, जो भी चीज़ है अपने पास, थ्रेड है, वो जब टाइट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, कपल में, मतलब बाई डायरेक्शनल क्या जनरेट होगी, टेंशन जनरेट होगी। मान लो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को क्या हो रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, ठीक, ये इधर से खींच रहा है, इसको इधर से खींच रहा है, तो क्या होगा कि ये टाइट हो जाएगी। टाइट हो जाएगी तो स्ट्रिंग को ये इधर खींच रहा है, तो स्ट्रिंग वापस अपने को इधर खींचेगी। ये स्ट्रिंग को इधर खींच रहा है, तो स्ट्रिंग वापस अपने को इधर खींचेगी। तो दोनों साइड से क्या अप्लाई होगी, टेंशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों में होती है। ठीक है, कपल में मिलेगी और बाई डायरेक्शन हो सकती है। डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, उस स्ट्रिंग, उस रोप के अलोंग ही होगी। ठीक है, स्ट्रिंग है, ये रोप है, तो इसके कैसी होगी, अलोंग ही होगी टेंशन की डायरेक्शन। ठीक है, और आगे क्या कंडीशंस बनेंगी, उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज अपन निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस इनके बेसिस पे अपन देखते हैं जो जनरली कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। तो एग्जाम्पल्स के बेस पर ही अब आगे के इस चैप्टर को अपन करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे। अब देखो, ये सारे जो मैंने फोर्स आपको बताए, इनके बेसिस पे मैं आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम का एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, देखो, लेट दिस इज अ फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, दिस इज वन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी। आपने इस पे ये F फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, अब F फोर्स आपने इस पे अप्लाई किया है, तो F फोर्स अप्लाई करने पर ये ए एक्सेलरेशन से सारा सिस्टम कहाँ चला गया, आगे चला गया। ठीक है, अब लेट मुझे इसका FBD बनाना है। ठीक है, तो FBD जब भी आप बनाते हैं तो पहले तो आप ये फाइंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं। तो पहले तो फोर्सेस को अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो भाई इनके अंदर मास तो होगा ही, MA, MB, MC। विदाउट मास तो कोई ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। मास है तो वेट फोर्स तो लगना ही लगना है। ठीक है, कितना, MAG, WA इक्वल टू, है ना, इधर WB इक्वल टू MBG, और इधर WC इक्वल टू MCG।
हो गया अप्लाई। सरफेस पर रखे हुए हैं तो विदाउट रिएक्शन लगाए हुए सरफेस तो मानेगा नहीं। सरफेस ने इस पर रिएक्शन लगाया, लेट N1, इस पर रिएक्शन लगाया, लेट N2, और इस पर रिएक्शन लगाया, लेट N3। और क्या लग सकता है, इसने आपने इसको पुल किया, आपने तो इसको पुश किया, ये इसको पुश करेगा, ये इस पर एक्शन लगाएगा FBA, तो रिएक्शन लगाए हुए बिना तो मानेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन लगाएगा क्या, FAB। इसने आपने इसको किया, इसने इसको किया, ये इसको करेगा पुल, ये इसको करेगा पुश, ये इस पे लगाएगा एक्शन FCB। भाई ये तो रिएक्शन लगाएगा ही, कितना लगाएगा, FBC। ठीक है, टेंशन तो लगी नहीं रही, स्ट्रिंग रोप जैसी कोई चीज़ आई नहीं, और कोई फोर्स, बस यही फोर्स लग रहे हैं। अब मुझे अगर FBD बनाना है, लेट पहले A का FBD बनाना है मुझे, तो देखो ये A हो गया है ना, A रखा हुआ है इधर, फ्लोर पे रखा है। अब देख लो, जब फ्लोर पे रखा है A, तो कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, वो फोर्सेस आप इस पर इंडिविजुअली अप्लाई कर दो, आइसोलेट करके इसको। इधर से तो अप्लाई हो रहा है F, ठीक है, डाउन साइड में अप्लाई हो रहा है क्या, क्या हो रहा है, WA इक्वल टू MAG। ठीक है, अब साइड में अप्लाई हो रहा है, अब साइड में अप्लाई हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन N1। ठीक है, और इसने क्या किया है, एक्शन लगाया है, लेकिन अपन को तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स चाहिए, तो बॉडी पे कौन लगा है, रिएक्शन, क्या लगा है, FAB। और कोई है क्या, यही फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इस पे, तो दिस इज द FBD ऑफ A। ठीक है, B का FBD बनाना, डाउन साइड में WB, दैट इज MBG। ठीक है, अप साइड में नॉर्मल रिएक्शन N2, इधर से FBA, एक्शन जो किसने लगाया था, A ने, और इधर से जो रिएक्शन C ने लगाया है वो FBC। सारे फोर्स हो गए। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ C बनाना, डाउन साइड में WC इक्वल टू MCG, अब साइड में नॉर्मल रिएक्शन N3, इधर से जो एक्शन B ने लगाया FCB। और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स नहीं है, हो गए सारे फोर्स कंप्लीट। ठीक है, तो ये फोर्सेस पर अप्लाई हो रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट इस सॉल्यूशन से आगे जा रहे हैं, ये भी और ये भी। ठीक है भाई, सो दीज आर द FBDs। समझ में आ गई होगी FBD कैसे बनाने हैं। बस अपन को ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाले फोर्स क्या करने हैं, ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करके उस पर डिपिक्ट करना है। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स में कॉम्पिटिशन्स में आए हैं, उनके बेसिस पर ही अपन आगे के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।